भारत की भूमि ज्ञान की भूमि है। भारत की भूमि संस्कार और संस्कृति की भूमि है। भारत की भूमि महापुरुषों की भूमि है। कहा गया है, नालंदा की लो, तक्षशिला की छाया, भारत ने सदा सर्वोपरि ज्ञान को पाया। जब इतिहास धुंधला होने लगा कागजों में, तब एक नाम चमका पत्रकारिता की आवाजों में। जी हाँ, वो नाम है पत्रकार, लेखक, इतिहासकार और माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय के संस्थापक संयोजक श्री विजय दत्त श्रीधर जी का, जिन्होंने 19 जून 1984 को एक संकल्प रचा, एक संग्रहालय का। वो केवल अखबारों को नहीं बल्कि भारत की चेतना को संजोता है। नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय दत्त श्रीधर जी। उनसे चर्चा करते हैं उनके संग्रहालय के बारे में और उनके पत्रकारिता के करियर के बारे में। सर, जूनियर विजय सीनियर विजय का स्वागत करता है। सबसे पहले आपको आज संग्रहालय की स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि एक बीज आपने 1984 में बोया था संग्रहालय, माधवराव सप्रे संग्रहालय का, वो किस तरह से पुष्पित पल्लवित हुआ और ये सफर यहाँ तक पहुंचा है, किस तरह से पहुंचा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बीज तो बोया गया था 1983 में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने यह तय किया कि पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों में पढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के इतिहास लिखवाया जाए, और उसकी जवाबदारी मुझे मिली। डॉक्टर शिव कुमार अवस्थी ये उसके डायरेक्टर थे। वो काम जब पूरा हुआ तो कुछ मित्रों के सहयोग से वो काम पूरा किया था। अलग अलग जो हमारे अंचल हैं, जैसे विंध्य अंचल का अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव से लिखवाया, छत्तीसगढ़ का स्वराज प्रसाद त्रिवेदी जी से लिखवाया, महाकौशल का गंगा प्रसाद ठाकुर ने लिखा, भोपाल का भाई रतन कुमार ने लिखा, और इंदौर मतलब मालवा वाला इंदौर उज्जैन संभाग उसका राजेश बादल और शिवंगा पटेरिया ने लिखा। ग्वालियर का कोई ठीक से लिखने वाला नहीं मिला तुरंत, तो वो फिर मैंने उस हिसाब से लिखा और फिर पूरी किताब का संपादन किया। किताब के बारे में कोई भी तथ्य आए सामने तो उसका कहीं ना कहीं जैसे क्रॉस वेरिफिकेशन, उसकी पुष्टि कर ली जाए। और उस सिलसिले में पूरे मध्य प्रदेश का एक दौरा हुआ, उन सारे महत्वपूर्ण जगहों का जहाँ की हमारे मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के या प्रेस के प्रमुख स्थल थे प्रकाशन के। तब ये बात समझ में आई कि ये चीज़ें ना तो ये सरकारी लाइब्रेरियों में थी, ना ये चीज़ विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में थी। ये चीज़ हमारे विद्या अनुरागी परिवार बहुत हुए हैं, उनके निजी संग्रहों में थी। और कई परिवार तो ऐसे जिनके पास 2-3 पीढ़ियों का सामान था। उन्हीं में से एक परिवार जबलपुर के पंडित रामेश्वर गुरु, उनके पिताजी हिंदी के व्याकरणाचार्य, हिंदी के पाणिनि भी कहे जाते हैं, कामरा प्रसाद गुरु। तो कामरा प्रसाद जी का संग्रह पूरा और गुरु जी का संग्रह काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़े तादाद में वो सारी चीज़ें थी उनके पास। और ये चिंता तो उन्हें भी सता रही थी कि आखिर इस सामग्री को जो हमारे पास है, वो ये मानते थे कि ये हमारे पास है तो हमारी संपत्ति नहीं है, तुमको सौंप देंगे तुम्हारी संपत्ति नहीं हो जाएगी, ये अमानत है उन पीढ़ियों की जो अभी आगे पैदा होने वाली है। दूसरा उसका मर्म ये था कि ये राष्ट्र की बौद्धिक धरोहर है, इतिहास की कड़ियों को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में पत्रकारिता का मामला थोड़ा विचित्र है। यहाँ पत्रकारिता राष्ट्रीय नव जागरण आंदोलन के साथ साथ पली बढ़ी आगे चली है जी। तो इसलिए आप देखेंगे बड़ा दौर रहा जिसमें हमारे जो महानायक थे जी, जैसे राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, बाबूराव विष्णु पराडकर, माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, ये गणेश शंकर विद्यार्थी, ये एक लंबी एक कतार है। ये सभी प्राय अधिकांश लोग, वो संपादक भी थे जी। वो आज़ादी की लड़ाई में ही भाग लेते थे जी। तो पता लगा कि कहीं जाके सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, पता लगा कि वो ऑफिस आ रहे थे, रास्ते में गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए।
तो ये उनका एक बाना। जी फिर समाज सुधार के लिए वो लोग सक्रिय थे। जी जी फिर वो स्वदेशी और स्वावलंबन के आंदोलन चलाते थे। जी फिर वो शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए खोलने के लिए लड़ रहे थे। जी तो ये 4 आयाम थे जी नवजागरण आंदोलन के। जी जी एक आजादी की लड़ाई इसमें से एक था। जी तो हम देखते हैं कि इन आंदोलनों के जितने भी नायक थे, जी जी लगभग सभी जी। या तो वो अपने समाचार पत्र पत्रिका समाचार निकाल रहे थे जी या जी दूसरे समाचार पत्र पत्रिका हम लिख रहे थे। जी जी पत्रकारिता के 2 भाषा यहाँ वो तंबू हो गए थे। जी जी एक खेमा था अंग्रेजी का, कंपनियों के अखबारों का, जी वो मुख्य धारा के अखबार कहते हैं अपने जी आप को। उनका पत्रकारिता आज़ादी की लड़ाई से या नवजागरण में ज़्यादा रिश्ता नहीं था। जी लेकिन भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पत्रिकाएं जो थे जी वो बराबर जिसे कहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। जी यद्यपि उसमें भी कुछ लोग थे जो से तटस्थ थे या उसके पक्ष में नहीं थे। जी तो सबके सब अच्छे नहीं हो जाते, सबके सब बुरे नहीं होते। जी तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता की जो कहानी है वो मूलतः एक संघर्ष की कहानी है संघर्ष की और संघर्ष ही बहुआयामी, जी। जिसमें सामाजिक सरोकार सबसे ज्यादा प्रबल जी, होते जी। हैं। अब जब ये सारे किस्से देखे तो इन्हें देखा कि पुराने, अब ये मान लीजिए कहीं जेल का इतिहास रिकॉर्ड देखें जी। तो उसमें तो ये लोग सबको 191 कोई 144 में की ऐसी धाराओं बंद हुए थे सब। जी जी कोई राजद्रोह के आरोप में था, कोई कार काटने के आरोप में था। जी। तो वो तो जो सीआरपीसी उस समय चलती थी और आईपीसी उसी की जरूरत है सारे जी, सारे। जी, जी। तो ये कैसे पता चले कौन अपराधी था और कौन कौन आजादी की लड़ाई का योद्धा था? जी जी तो हमारी भारतीय भाषा के समाचार पत्र पत्रिकाओं में जी उन आंदोलनों की खबरें छपा करती थी। जी जी वो हमारे यहाँ लगभग 190 साल का इतिहास संघर्ष का, जी जी उसके एक तरह से प्राइमरी सोर्स है। जी जी चश्मदीद गवाह हैं, जी 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 उनमें लिखा है उसको देखने के लिए। अब ये सब यदि कड़ियाँ नष्ट हो जाए तो इतिहास की कड़ियाँ बहुत सारी विलुप्त हो जाएंगी। जी जी फिर ये लगा कि इन लोगों को ये चिंता थी कि हम तो आज इसको बचा के रखे हुए हैं, जी जी लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे बच्चों में भी इतना धैर्य हो या इतना बिल्कुल, प्रेम हो, इनके प्रति बिल्कुल, अनुराग हो। बिल्कुल तो इसको कहीं ना कहीं एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया जी, जाए। जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था 190 साल पुराना हमारा पत्रकारिता का इतिहास आपने नहीं कह नहीं, दिया। 240 साल 240 साल हाँ। सॉरी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि माधवराव सप्रे संग्रहालय की जो आपके मन में विचार आया वो इसी से तो आया। वो यहाँ से फूटा। लेकिन आपने, मुझे याद है मैं बचपन में जब माधवराव सप्रे संग्रहालय कमला पार्क में शुरू हुआ, मैं अपने मामा के यहाँ मिडिल क्लास में पढ़ने आया था गांव से भोपाल, और उनके जोर पर मैं जाया करता था वहाँ। और आप उस माधवराव सप्रे संग्रहालय भी मैं गया पढ़ने कई बार, तो मुझे अच्छी तरह याद है वो किस जगह था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कहानी क्या है जब वहां से आपने शुरुआत की, क्योंकि वो जगह बहुत महत्वपूर्ण थी कमला पार्क में। देखिए क्या है, जब ये विचार बना उसके प्रेरणा के एक स्रोत तो वही पंडित रामेश्वर गुरु। जी जी ये एक छत के नीचे इकट्ठा कर लिया जाए जी जी और इसको लाइब्रेरी की तरह नहीं चलाया जाए। जी जी मतलब लाइब्रेरी में सामान्यतः क्या होता है, चीज लोग आते हैं मांगने, हमको दे दो ये किताब जी। या हमको ये पढ़ने के लिए दे दें, हम जी। पढ़ के लौटा देंगे। बिल्कुल। उनका ये सिस्टम नहीं होगा। जी जी यही एक छत के नीचे जमा रहेगा, यहीं बीच में बैठ के पढ़ें और चारों तरफ से आपके कार्यकर्ता निगरानी रखें। जी जी और उसके पीछे उनके अनुभव थे, पुराने अध्यापक भी थे वो, जी जी कि लोग कटिंग काट लेते उसमें से। जी जी तो उनको ये लगता था कि ये इनने कटन काट ली है तो इनका तो काम इससे चल गया, जी जी लेकिन आगे भी तो किसी की जरूरत पड़ेगी इसको। जी जी तो स्रोत में आपका उसका सूत्र है, जो स्रोत है जी जी वो नष्ट हो गया, जी जी फिर तो रिसर्च ही गड़बड़ा जाएगी। तो अंततः ये बना कि यहाँ इस तरह का काम किया जाए। जी और हम लोग पहले आंचलिक पत्रकार संघ के माध्यम से काम करते थे और ट्रेनिंग कैंप चलाया करते जी थे ग्रामीण कस्बाई पत्रकारों के जी लिए। जी उसके कारण एक छवि बनी हुई थी कि ये जो लोग हैं जी ये बौद्धिक काम वाले लोग हैं, अपने काम में सिंसियर हैं और ये लोग कोई अच्छा काम कर गुजरेंगे। जी इसलिए सबकी नज़र मेरे ऊपर थी उस समय। तो वो ऐसे करके उसके स्थापना बीज बना। यहाँ जब कुछ मित्रों की चर्चा की तो BR यादव साहब, जी जी वो मध्य प्रदेश में बड़े सीनियर जी। मिनिस्टर थे और चूंकि वो नवभारत के ब्यूरो चीफ थे ग्वालियर वहाँ बिलासपुर में, जी तो हमारा वो भी एक परिचय था नवभारत वाला। हम्म तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि चलो अपन बात से बात करते हैं। मतलब अर्जुन सिंह जी थे, वो जी मुख्यमंत्री थे। जी जी अर्जुन सिंह जी बहुत विलक्षण राजनेता और जी। वैसे बौद्धिक व्यक्ति अब होते नहीं जी राजनीति जी में। तो गए उनसे मिलने कि ऐसा ऐसा विचार है और कुछ करना चाहते। तो हाँ, उन्होंने सुन लिया कि नहीं ठीक है। जी
तो मैंने यादव जी से कहा, मैंने तो उन्हें पूरी बात कह लगे नहीं, इनको समझाना नहीं पड़ता है, ये आज समझ गए, अब वो कुछ देखते क्या करते हैं। तो सुदीप बनर्जी साहब उस समय डायरेक्टर थे जनसंपर्क के, उनने शाम को हमको खबर करी कि सीएम साहब को आपका आइडिया बहुत पसंद आया एंड गो अहेड। हमने अपने मित्रों को बताया, तो यहाँ उस समय नगर निगम के चुनाव हो चुके थे और डॉक्टर राजकुमार बिसारिया महापौर थे, हबीब अली उप महापौर और अशोक भावा स्थायी समिति अध्यक्ष। उस समय पैटर्न थोड़ा दूसरा था, दूसरा है। जब बात हुई तो फिर ये हुआ ढूंढी जाए जगह। तो रानी कमलापति का जो महल है, छोटे तालाब और बड़े तालाब बीच में, उसका कोने का बुर्ज ऐसा था तो वो जगह पसंद आई, लोकेशन वाइज। और कुल मिला के मेरी समझ में 350 करीब समाचार पत्र, 73 शीर्षक और संख्या कुल 350। तो वहाँ करिया और तय हुआ कि माधवराव सप्रे की जयंती पे इसका उद्घाटन किया जाए। नगर निगम वालों ने बहुत मदद की, साफ सफाई करवा दी, करवा दिया, लेकिन हो गया। और करीब 600 वर्ग की जगह मिल गई। बिल्कुल। और नरेंद्र लाइब्रेरी में ऊपर उनका हाल था एक कार्यक्रमों के, उसके लिए परिषद की बैठक के लिए, वहाँ उद्घाटन का कार्यक्रम तय हो गया। नाम का ऐसा हुआ कि संतोष कुमार सुखी जी थे यहाँ एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल सेक्रेटरी हाँ जनसंपर्क के, बड़े पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति। उन्होंने कहा कि पंडित जी, जिन्हें माधवराव सप्रे ने जिनका निर्माण किया उनके नाम पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन माधवराव सप्रे के नाम पे कुछ नहीं है, और क्योंकि उनका 1926 में निधन हो गया था। तो उन्होंने उठानी बताए, भाई माखनलाल चतुर्वेदी का निर्माण करने वाला यदि कोई था तो माधवराव सप्रे, द्वारका मिश्र के निर्माता वो, सेठ गोविंदास को रास्ता बताने वाले वो। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर कुछ किया जाए। तो अंततः उनका नाम तय हुआ, काम शुरू हुआ। 19 जून 1984 को उद्घाटन हुआ और 3 साल भी नहीं लगे थे, वो जगह जो थी वो गोदाम बन गई, इतना सामान भर गया। फिर 3 साल का समय लगा, हमको ये दे दिया उन्होंने आचार्य नरेंद्र लाल के ऊपर एक पूरी मंजिल सप्रे संग्रहालय की बनवा दी गई। तो अब हमारे पास 3000 वर्ग फुट जगह हो गई। अगले 5-6 साल में वो भी भर गई। तब तक यहाँ दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए थे। उनसे कहा कि बड़ा सा बंगला दे दो आप, तो कह रहा है पुराने बंगले तो मिल जाएंगे, ये पुराने बंगले जो है ना मेंटेनेंस बहुत होता है, तो आपके पास इतना पैसा रहेगा नहीं, आप परेशान हो जाओगे। तो आप तो ऐसा करो, बनवा लो एक। तो उन्होंने जगह दे दी। क्या कहते हैं 1996 में 12 साल जब पूरे हुए तो सप्रे संग्रहालय में जितना बन पाया उतने में आ गए। पूरा तो ये 2010 में हुआ और आज सप्रे संग्रहालय में 30,000 शीर्षक समाचार पत्र पत्रिकाओं की फाइल है। अब जैसे धर्मयुग जैसा अखबार है, 45 साल निकला, हर साल में 52 निकलते थे। हमारा लेकिन उसकी संख्या एक है, तो शीर्षक एक है। ऐसे 30,000 शीर्षक, उसमें हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, माया और धर्मयुग और ऐसी पत्रिका ब्लिट्ज निकलता था, वो भी आपके यहाँ है, वो सब है आपके यहाँ। तो सर ये तो हो गई संग्रहालय की स्थापना से लेकर यहाँ आने तक की कहानी। अब मैं थोड़े सवाल मेरे पत्रकारिता को लेकर है जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की पत्रकारिता और आपके समय की पत्रकारिता में आप अब किस तरह का अंतर देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है? ये जो आज का समय है ये इस पर गहराई से विवेचना की मांग करता है और इसलिए कहती है हमारे 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुनरावलोकन और एक आत्मावलोकन। हम देखें कि हमने कहाँ से चले थे, कहाँ आए और कैसे आए, बिल्कुल उसमें कहाँ चूक हुई और कहाँ अच्छा हुआ। और आत्मावलोकन मतलब हम अपने गिरबान में भी झांक के देखें जी कि हमें जो करना था वो किया या हम कहीं भटके या हमारी कुछ उपलब्धियां क्या हैं। फिर दोनों। और इसलिए जरूरी है कि हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो रहे हैं। 199 साल हो गए और अभी 200वां साल अभी हमने उसका स्थापना दिवस मनाया और अभी ये 200वां साल चल रहा है। बिल्कुल। तो हिंदी पत्रकारिता की 200 साल में हमारी यात्रा क्या रही स्थिति है। अब हम देखें, पहला तो हमें सूत्र ये मानना चाहिए कि समय कोई भी हो सब अच्छा नहीं होता और सब बुरा नहीं होता। बुरे में भी कुछ अच्छाई हो सकती है और अच्छाई में भी कुछ कमजोरी हो सकती है, चूक हो सकती है। उस दृष्टि से देखें, विस्तार के मामले में बहुत आगे बढ़े हैं। एक समय था 80, 82, 84 तक जब हम लोग ये मानते थे कि प्रसार संख्या की दृष्टि से शीर्ष पर होते थे अंग्रेजी के अखबार। बिल्कुल।
हिंदी बहुत पीछे पीछे होती होती। थी। अब 21वीं शताब्दी में जी, हिंदी प्रसार संख्या के मामले में हिंदी के अखबार सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। और वो भी सर आज डिजिटल युग है, हाँ, सोशल मीडिया है, हाँ, तमाम चीजें, उसके बाद भी हिंदी तो अखबार। एक ये तो प्रसार संख्या बढ़ी है। बिल्कुल। पहले जो हमारे यहाँ राजस्व होता था विज्ञापनों का, जी तो जी विज्ञापन के रेवेन्यू में भी अब भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पत्रिकाओं का इनका हिस्सा बढ़ा है। जी जी बिल्कुल। पहले बहुत पीछे रहते थे। जी जी सर, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, ये सवाल थोड़ा सा पहले होना हाँ। था। आपने, मैं तब तो छोटा था, आपने भोपाल गैस त्रासदी भी कवर की उस दौरान, और 92 के दंगे भी आपने कवर किए। वो मनोदशा कैसी रही होगी आपकी, क्योंकि एक जब रिपोर्टर अपने स्पॉट पे जाता है तो बड़ा भावुक भी हो जाता है, तो वो मंजर और वो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में कि देखिए, क्या जब मनोदशा गैस रिसी जी तब केवल यूनियन कार्रवाई वालों को पता था कि इसका जी जी अभिशाप क्या क्या है। जी जी कभी उन्होंने यहाँ के लोगों को सावधान नहीं किया था, जी जी प्रशासन को सावधान नहीं किया था। जी 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 यहाँ तक कि सुरक्षा के भी जितने उपाय करना चाहिए थे वो नहीं रखे जी जाते जी थे। उस माहौल में जब गैस रिसी जी तो किसी को कुछ पता नहीं था, एक अंधी दौड़ में थे, कुछ पता नहीं था। स्कूटर चालू जी, किया जी, और पता लगा कि उन्होंने किया था अपने बच्चों पत्नी के लिए, कि जो आया सामने वही बैठ कर चले गए। बिल्कुल। ये भगदड़, ये माहौल, घबराहट का ये माहौल, जी जी धीरे धीरे समझी बातें। लेकिन इतनी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी। जी जी मेरी समझ उस समय तत्काल ही कुछ ही दिनों में 1,500, 2,000, 2,500 तक लाशें गिर जी चुकी थी। जी हजारों उससे पीड़ित हो गए थे, बीमार हो गए थे। जी जी अब तो वो संख्या, मृतकों की संख्या भी कई हजार होगी। हम्म, और जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल उसके व्याधियां, उसके कारण जो बीमारियों का बीमारियां जाल झेलना है, वो फेफड़े की हो, वो जी जी हृदय की हो, वो बिल्कुल। आंखों की हो, वो तो हम आप वो भी हैं किडनी सर, की हो, उस सब दौरान सब लोग उसको भोग रहे देख हैं। ही रहे हैं। तो वो एक अजीब तरह का माहौल था। जी लेकिन एक जरूर मानना पड़ेगा लोगों की धीरज, कि आक्रोश में वो भीड़ कुछ भी कर सकती थी, जी जी उसके बजाय उसे 15 किलो मुफ्त राशन की लाइन में लगा दिया जी जी गया। पूरी तरह अभी भी नहीं सुलझा है कि आखिर वो मामला था क्या, था क्या ऋषि कैसे वहां हो क्या रहा हो था। रहा केवल कीटनाशक बन रहे थे, जी या कोई रासायनिक रासायनिक। हथियार की तरह भी किसी चीजों का प्रयोग हो रहा था, ये कोई नहीं जानता। जी जी एक बड़ी भीषण आपदा थी वो। जी। और उसका तो अभी भी यदि जब उसके बारे में कभी दृश्य सामने आता है तो रोंगटे तो खड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर दंगे मेरा, में भी यही जी हाल हुआ। जी 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 सर, मेरा अगला सवाल है कि पत्रकारिता में आदर्श और सार्थकता के बीच जो संतुलन है, वो क्या लगता है संभव आज के दौर में? देखिए, पत्रकारिता के बारे में बुनियादी जो बात है, बुनियादी तत्व है, जी जी वो तो ये है कि जो पत्रकारिता होती है, समाचार पत्र होता है या पत्रकार होता है, जी जी ना तो ये पक्ष होता है, जी जी किसी पक्ष में नहीं जाना जी चाहिए, जी जी ना ये विपक्ष होता है। जी जी मतलब विपक्ष हो जाएगा तो हर चीज में गलती निकालेगा, ये भी नहीं होना चाहिए। जी जी वो जनपक्ष होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी घटना है, जो भी नीति है, जो भी निर्णय है, जो भी प्रसंग है, जी जी उसके बारे में सबसे पहले ये विचार होना चाहिए कि समाज पर इसका असर क्या क्या पड़ेगा, करने वाला, और जो नई चीज कोई आ रही है तो समाज के कितने हित में है। कितने ही गणित संघ के विद्यार्थी एक बात कहा करते थे जी जी कि पत्रकार जो भी लिखे जी जी वो प्रभाव और परिणाम, जी जी नहीं प्रभाव नहीं, प्रमाण और परिणाम, परिणाम। कि आप जो लिख रहे हैं, या आज अपन कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और टेलीविजन मीडिया है, तो आप जो कह रहे हैं जी। उसके पीछे प्रमाण क्या है, और यह भी ख्याल रखना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। जी सर, आपने एक बात कही थी, मैंने कहीं पढ़ी थी ये, कि जिस पत्रकार को खुद बुखार होगा वो समाज का ताप कैसे नापेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जी जी, ऐसा कुछ था, मेरे को देखिए, पूरी तरह संत वो क्या विनोबा था? भावे, जी आचार्य जी विनोबा भावे, जी जी हिंदुस्तान की बड़ी, गांधी जी के बाद सबसे बड़ी विभूति वही थे। जी जी तो विनोबा जी को पत्रकार लोग मिलने गए वहाँ जी जी पवनार आश्रम जी जी वर्धा के पास। जी तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, थर्मामीटर इसलिए दूसरों का बुखार नाप लेता है जी क्योंकि थर्मामीटर को अपना बुखार नहीं होता। नहीं होता। वही बराबर। उसी तरह नजरिए से पत्रकारों का काम करना चाहिए। बिल्कुल। आपको निर्विकार रहकर जी जी चीजों को खबरें- देखना खबरें, चाहिए और बिल्कुल, प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा एक और सवाल है कि अब डिजिटल लाइब्रेरी भी मेरे ख्याल से शुरू हो गई है, काफ़ी अपडेट हो गया है अपने यहाँ पर, और कई बच्चे आते हैं, मैंने देखा जो तैयारी करते हैं वो बैठते हैं,
इसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को, ताकि और भी यहाँ लोग देखिए, इसका भाई ये बौद्धिक संपदा जो आपने इकट्ठी की है उसका सबको लाभ मिले हमारे, यही तो, तभी तो वो सार्थक है। सप्रे संग्रहालय में लाइब्रेरी के समय 3 प्रारूप हैं। जी जी एक तो परंपरागत लाइब्रेरी, जी जी कि वो आए, उन्होंने हमारी सूची देखी, जी कैटलॉग, और उससे देख के बताया उन्हें कि हमें ये किताब चाहिए, जी। ये अखबार चाहिए, पत्रिका चाहिए, जी। और बैठ के वो उसका अध्ययन कर रहे हैं। जी दूसरा अब हो गया है डिजिटल लाइब्रेरी। बिल्कुल। तो हम उनको, क्योंकि 200 साल 150 साल पुराने जो कागज है, 100 साल पुराने कागज है, बार बार उन्हें हाथ से देखेंगे, उपयोग जी। करेंगे तो बिल्कुल। उनके नष्ट होने नष्ट खतरा होने है। का। तो अब ये है कि डिजिटल होने से क्या हो गया, स्कैन करके वो डिजिटल फॉर्म में जी अब वो सुरक्षित हो गए, सुरक्षित हो और यहाँ हमारे जो वो बनी, जी। तो हम उसका डिजिटल वाला उनका बादशाह ने वो निकाला, बिल्कुल। कंप्यूटर की इसमें पढ़ा दिया। बिल्कुल तो सुरक्षा भी हो गई पुरानी सामग्री की, और नई जो वही पुरानी सामग्री है, जो रिसर्च स्कॉलर आते हैं या लेखक भी आते हैं अपनी किताबों के लिए, बिल्कुल। मीडिया वाले आते हैं कि बिल्कुल। उस समय क्या था, कैसा था, बिल्कुल। तो उनके लिए भी हो गया। बिल्कुल। और तीसरा फॉर्मेट है ई लाइब्रेरी। बिल्कुल। आज हर घर में हर बच्चे के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो घर में बैठ के शांति और सुकून के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। तो हमारे यहाँ एक ई लाइब्रेरी खुली। बिल्कुल। तो डिजिटल लाइब्रेरी चल रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान भारतीय स्टेट बैंक का है। जी जी जी। उन्होंने उसके लिए हमको CSR फंड में पैसा दिया, जी जी जी। और ये उससे बहुत- बन ये गई। बहुत और ही- एक रामेश्वर दास गारगांव के नाम पर, जी जी वो उनके एक नामदा चैरिटेबल ट्रस्ट है, जी जी। उन्होंने कर दिया, तो ई लाइब्रेरी चल रही जी है, जी। और रोज वो भरी रहती है, लोग आ रहे हैं वो। हाँ नहीं, वो देखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों लाइब्रेरी जी प्रारूप जी। चल रहे हैं हमारे यहाँ। तो सर, पत्रकारिता पे बात हो रही है, मैं फिर से लौटूंगा कि आज जो बच्चे पत्रकारिता में आते हैं, युवा हमारे, उनके लिए क्या कहेंगे आप, कुछ बातें? ये जो वातावरण है, ये फास्ट फूड का है। बिल्कुल। तो विद्यार्थी भी या पत्रकारी फास्ट फूड की तरह आते हैं, जी जी अध्ययन नहीं करते हैं, जी। अध्ययनशीलता नहीं है। जी जी वो तो गनीमत है कि आपने हमसे ये नहीं पूछा, पहले आपने नाम बताओ और बताओ आप कहाँ से आए, क्यों आए हो, अन्यथा हम उठ के चले जाते हैं। आज हम विद्यार्थियों के नहीं बता रहे हैं कि भाई आप जिसके पास जा रहे हो बात करने के लिए, पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, फिर आप किस विषय में बात करने जा रहे हो उसकी भी तैयारी करके जाओ। बिल्कुल अन्यथा कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो एक तो ये अध्ययनशीलता की कमी है। जी जी आपको जैसे रोज है घंटे आधा घंटा पढ़ो, जी। जिसके मन में जिस विषय में रुचि उसको पढ़े, लेकिन किताब जरूर पढ़े, जी। नंबर 1। जी। नंबर 2, चाहे डिजिटल युग आ जाए, चाहे सोशल मीडिया आ जाए, चाहे सर्च इंजन आ जाए, जी जी। लेकिन लिखे हुए छपे हुए शब्द का कोई विकल्प नहीं है। जी जी किताबों का वहां तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो अपना निजी संग्रह ही बनाए। जी जी। तीसरी बात, हर पत्रकार को चाहिए कि वो रोज की अखबार देखे। एक 100-150 में बढ़िया डायरी मिल जाती है, तो जिस तारीख में जो भी प्रमुख घटनाएं हैं जी जी वो उसको दर्ज कर ले, तो एक रेडी रेकनर के पास हो जी जाएगा। जी तो इससे उसकी ताकत बढ़ जी जाएगी, जी और जितना पढ़ेगा वो विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं पत्रकारिता, जी जी लेकिन ये आपको ककहरा सिखा रहे हैं। जी जी। असली पढ़ाई तो मैदान में होती है, बैठ बिल्कुल कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जी जी और अध्ययन करके अपने आप को संदर्भ से सज्जित करने की जरूरत है। जी और समाज ये हमेशा देखना चाहिए कि यदि कोई टेलीविजन या मीडिया के दूसरे बड़े चैनल के करोड़ों रुपए की लागत लगती है, जी जी लेकिन वो करोड़ों रुपए लगाने वाला वो मीडिया का उसका मालिक नहीं है, जी। वो भवन का मालिक है, टेक्नोलॉजी का मालिक है, उपकरणों का मालिक है। जी जी लेकिन टेलीविजन का असली मालिक कौन है? जी। जो आपको 100, 200, 300 रुपए देके रिचार्ज करवाता है, जो बिल्कुल, देखता है। वो असली यदि वो देखना बंद कर देगा बिल्कुल। तो आपका पैसा धरा रह जाएगा। बिल्कुल, तो एक तो वो, ऐसे ही अखबार जो खरीद के पढ़ रहा है, अखबार का मालिक वो है। जी जी सर, तो मेरा उनके प्रति आपका पहला कर्तव्य है, जी आपकी जरूरत इस बात की। देखिए, एक बात समझ लें, बिल्कुल लोग बड़ी बड़ी बातें हम लोग भी कर देते हैं कि खबर पालिका चौथा स्तंभ है। जी जी कि दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं लिखा ये। जी जी स्तंभ तो 3 ही है लोकतंत्र में, जी जी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो खबर पालिका कैसे जुड़ गई? जी जी खास तौर से भारत के संदर्भ में जी जी इसका एक बड़ा इतिहास रहा है संघर्ष का। जी जी लोगों ने देखा फकीर लोग चाहे रहते लोग, जी पहले कोई वो नहीं था। जी। और पीर बाबा की हिस्ट्री खत, जी जी वो कंपोज भी कर रहा है, वो हाथ से जोड़ते थे एक अक्षर मिला के, जी वो पते भी चिपकाते थे, वो जी। डाकखाने में डालने भी जाते थे, जी। सब काम कर लेते थे। जी। और वे जाके आजादी की लड़ाई में सेनापति भी थे। जी जी तो वो संघर्ष देखा है,
तो संघर्ष के कारण लोगों के मन में एक छवि बनी कि ये हमारे अगुआ हैं, जी जी, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। ऐसे चौथा स्तंभ बना सर। ऐसे लेकिन सर लोक मान्यता है। जी जी, लोक मान्यता की सबसे बड़ी शर्त यह है जी, जी। कि लोक मान्यता अर्जित करना बहुत कठिन बहुत होता है, कठिन है। लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन उसको उसको बचा के रखना। पत्रकारिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारी साख संकट में है। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकारिता का प्रभाव बड़ा है लेकिन प्रतिष्ठा घटी है। जी जी ये बहुत बड़ा समय का सवाल है। जी जी, इसलिए मुझे लगता है कि जैसे 2 बार प्रेस काउंसिल ये सब बन गई, जी। अब मीडिया काउंसिल की जरूरत है, जी जी जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जी जी, तीनों को ठीक से इनका नियमन करे। जी जी लेकिन अंकुश नहीं लगाए, नियमन करे। जी जी। तो सर बहुत ही सार्थक बातचीत हुई। अभी सवाल तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तो क्योंकि आपको भी जाना है और हमारा भी उधर समय हो रहा है, हमारा तो मिलना जुलना जी बैठना जी, चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत सर शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी दी है आने वाली पीढ़ी के लिए। और मैं कहूँगा कि बच्चे माधवराव सप्रे संग्रहालय आकर इस संपदा का लाभ जरूर उठाएं, तभी सर ने जो इतना अपना लंबा समय, पूरा जीवन लगाया है, वो सार्थक हो पाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया चलिए, हमें समय धन्यवाद देने के लिए। और आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।